Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 2nd of May 2021. तो गाइज आज है तारीख 2 मई 2021 और है संडे। देखेंगे आज का द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को ये कंप्लीट न्यूज़पेपर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम और फिर जाकर सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आप लोगों को ये चैनल मिल जाएगा, उस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, वो लिंक इसी चैनल का है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली ये चैनल ओपन हो जाएगा, इसको जाकर ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे आपको डेली बेसिस पे द हिंदू न्यूज़पेपर मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ, डेली बहुत सारे डिजिटल नोट्स और ये सारी चीज़ें मिल जाती हैं बिल्कुल फ्री में। तो जाकर इसको ज़रूर ज्वाइन करना। नाउ बढ़ते हैं आगे, और आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है सिंगापुर को, कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, इंडिया के कंपैरिजन में कहाँ पर है, अच्छे से मैप में देखना। फिर आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रखने वाले हो। और हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, कल का भी ये द हिंदू न्यूज़पेपर अपलोड नहीं हो पाया था क्योंकि हेल्थ सही नहीं थी मेरी, उसी वजह से। नाउ अब से ये वीडियो कंटिन्यू होने वाला है, और हाँ कल से हम लोग वापस से सारी चीज़ें वैसे ही लाने वाले हैं जैसे अभी यहाँ पर चलता था, यानी कि डेली करंट अफेयर का वीडियो भी कल से अपलोड होगा। आप लोग सोच रहे होंगे यार कल 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 कह रहे हैं अपलोड नहीं कर रहे हैं, तो कल से अपलोड होगा, ये फाइनल हो चुका सब कुछ। जो भी प्रॉब्लम्स थी वो रिजॉल्व हो चुकी हैं। कल से दोनों वीडियो जैसे हमारे पहले चलते थे उस तरीके से यहाँ पे कंटिन्यू होने वाले हैं, तो तैयार रहना। और क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आई हैं डेली करंट अफेयर वीडियो वाली, और साथ ही साथ कल तो बहुत ही ज़्यादा मैसेजेस रिसीव करे हैं कि कल न्यूज़पेपर एनालिसिस क्यों नहीं अपलोड हुआ है। तो चलो कोई बात नहीं। जो भी, हाँ एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि जो कल का न्यूज़पेपर था उसमें ज़्यादा कुछ था भी नहीं, ठीक है, मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, उसमें कुछ भी नहीं था। सिर्फ और सिर्फ एक आर्टिकल, एक एडिटोरियल इम्पॉर्टेंट था, वो था इंडिया और जापान के रिलेशंस को लेकर, उसको मैं डिस्कस कर लूँगा। ओके, सो डोंट वरी, आपका कुछ भी नहीं छूटा है एक तरीके से। चलो, और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो सब मैं कवर करूँगा, मैं वीडियो तैयार करूँगा जिसमें हम लोग जितना भी पेंडिंग रह गया है वो सारे आर्टिकल्स वगैरह उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पहला आर्टिकल, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कंट्री के अंदर सिचुएशन क्या चल रही है कोविड-19 को लेकर, ऑक्सीजन क्राइसिस को लेकर, तो उस टाइप के आर्टिकल्स आपको ढेर सारे देखने को मिल जाएंगे। पहला आर्टिकल में यहाँ पर देखने को मिला है 12 लोगों की जान चली गई है दिल्ली के अंदर, किस वजह से, ऑक्सीजन क्राइसिस की वजह से, यानी उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पाया है, उस वजह से उनकी डेथ हुई है। तो ये सिचुएशन काफ़ी हद तक क्रिटिकल हो चुकी है हमारी कंट्री के अंदर। इनफैक्ट यहाँ पे पेशेंट के साथ आप देख पाओगे डॉक्टर्स भी हैं, डॉक्टर्स की भी जान जा रही है इस ऑक्सीजन की वजह से, ठीक है। और मतलब कि देखो ये ऑक्सीजन की कमी हो चुकी है, ऑक्सीजन शॉर्टेज हो रहा है हमारे पास और लोगों को मिल नहीं पा रही है ऑक्सीजन, तो उसी की वजह से यहाँ पर ये सारी सिचुएशन देखने को मिल रही है। और उससे बुरी चीज़ क्या है, उससे बुरी चीज़ बराबर में आर्टिकल देख पाओगे। देखो सिचुएशन इतनी बुरी चली रही है कंट्री के अंदर, उसी के साथ साथ हॉस्पिटल्स वगैरह में काफ़ी हद तक हम लोग देख रहे हैं कि आग वगैरह लग जाती है। बहुत सारी हमने सिचुएशन पढ़ी है जिसके अंदर हमने अभी बात करी थी कि हॉस्पिटल्स के अंदर आग लगी है, बहुत सारे हॉस्पिटल्स की बात करी थी, उसमें एक और इंक्लूड कर लो। 18 लोगों की जान गई है, कहाँ पर, गुजरात के अंदर, और वहाँ पर भी कोविड-19 रिलेटेड काफ़ी सारे पेशेंट्स थे और वो उस हॉस्पिटल के अंदर आग लगी है। और आप कह सकते हो आईसीयू के अंदर आग लगी है, एटलीस्ट 16 कोविड-19 पेशेंट जो है, और साथ ही साथ 2 नर्स हो गई, इन सब की डेथ हुई है इस आग में जलकर। तो आप समझ सकते हो कि ये तो सिचुएशन चली रही है, उसके साथ साथ एक और परेशानी ये वाली भी काफ़ी हद तक हमारी कंट्री के अंदर देखने को मिल रही है। नाउ आगे क्या है, आगे एक आर्टिकल ये वाला दे रखा है, इसका आप लोग अपने एग्जाम में भी इस्तेमाल कर सकते हो। जीएसटी का रिकॉर्ड बताया है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स का कलेक्शन। तो जो अप्रैल का, आप कह सकते हो यहाँ पर अभी हमारा अप्रैल महीना ख़त्म हुआ है, तो अप्रैल में 1.41 लाख करोड़ तक का यहाँ पे कलेक्शन देखने को मिला है। और जो ये ग्रॉस रेवेन्यू है गुड्स एंड सर्विस टैक्स का, ये अभी तक का एक हाईएस्ट टैक्स है, जिससे ये पता चलता है
कि जो हमारी इकॉनमिक रिकवरी है वो काफ़ी सस्टेन्ड है, यानी कि हमारी इकॉनमी रिकवर हो रही है धीरे धीरे। और अगर हम बात करें टैक्स, यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कितने अमाउंट का ये कलेक्ट हुआ है। और एक चीज़ मेंशन करी गई है कि देखो सेकंड वेव होने के बावजूद भी, यानी कोविड-19 की जो सेकंड वेव चल रही है, सिचुएशन काफ़ी बुरी हुई है, तो उसके बावजूद भी कलेक्शन जो है काफ़ी हद तक इंक्रीज़ हुआ है, तो ये काफ़ी अच्छी बात है। और अगर हम बात करें प्रीवियस मंथ के कलेक्शन के हिसाब से, तो इंक्रीमेंट हुआ है मार्च के हिसाब से लगभग 14% का इंक्रीमेंट देखने को मिला है, क्योंकि मार्च का जो रेवेन्यू था वो था 1.24 लाख करोड़, और अभी यहाँ पर अप्रैल का जो रेवेन्यू है वो है 1.41 लाख करोड़। और उसके बाद देखो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि हमारा टारगेट ही ये लेकर चलता है कि जो जीएसटी का कलेक्शन होना चाहिए वो 1 लाख करोड़ से ऊपर होना चाहिए हर महीने का। और पिछले साल अक्टूबर से ही हम लोग 1 लाख करोड़ को क्रॉस कर रहे हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और हमारी इकॉनमी के लिए भी काफ़ी बेटर है। इसका इस्तेमाल आप अपनी आंसर राइटिंग के अंदर कर सकते हो कि कोविड-19 की सिचुएशन में भी जो है हमारा ये आप कह सकते हो ये जो जीएसटी का कलेक्शन है वो हमारा सस्टेन देखने को मिला है। उसके बाद देखो ये आर्टिकल सबको मालूम है, 1 मई से हो चुका है चालू वैक्सीनेशन फॉर 18+, यानी 18 साल से प्लस वाले लोगों को, 18 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है, 18 से 44 साल तक के लोगों को वैक्सीनेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और यहाँ पे जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर ये कोविड-19 वैक्सीनेशन स्टार्ट हो चुका है। करना क्या है, आप लोगों को रजिस्ट्रेशन करना है, कोविन पोर्टल पर जाकर आप रजिस्ट्रेशन करो और फिर उसके बाद आप वैक्सीनेशन के लिए एलिजिबल होंगे। ओके, ध्यान रखना है 18 साल से प्लस वाले लोगों के लिए ये वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है, और 1 मई से हमने इस चीज़ को स्टार्ट किया है ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन करके इंडिया को कोविड फ्री बना सकें। क्योंकि आज के टाइम पर अभी हम लोग क्या कर रहे थे, 45+ वाले एजेस वाले लोगों को जो है वैक्सीनेशन प्रोवाइड करवा रहे थे। नाउ अब हम लोग क्या कर रहे हैं, 18 से लेके 44 तक के लोगों को भी प्रोवाइड करवा रहे हैं। उसके बाद दिल्ली के सीएम ने अब यहाँ पे देख पाओगे लॉकडाउन को एक्सटेंड कर दिया है, लगभग 10 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। और वो आपको मालूम है क्यों बढ़ा दिया गया है, क्योंकि सिचुएशन सुधरने में नहीं आ रही है। केसेस की अगर हम बात करें तो डेली बेसिस पर केसेस जो है 3.5 लाख से ज़्यादा निकल कर आ रहे हैं, डेथ भी 3,000 के आसपास हो रही हैं। तो उन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पर दिल्ली के अंदर भी लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, और मई 10 तक, यहाँ पे 10 मई तक इसको कर दिया गया है। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। नाउ यहाँ पे एक छोटा सा आर्टिकल दिया गया है, इसके अंदर बताया गया कि जो 17 जर्नलिस्ट हैं उनकी डेथ हो गई है कोविड-19 की वजह से, सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के अंदर। ठीक है, और लगभग 2 महीने के अंदर ये सब काम हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखो मैं आपको बता दूं ये क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में, अभी 1-2 दिन हुआ है, एक जर्नलिस्ट की डेथ हुई है, सबसे फेमस जर्नलिस्ट। कौन थे वो, ज़रा नीचे कमेंट सेक्शन में नाम बताओ। सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है उनकी हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, और दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि अभी तक ये कोविड-19 100 से भी ज़्यादा जर्नलिस्ट की जान ले चुका है, उसके बारे में एक रिपोर्ट ने बताया था। ठीक है, और तो मैं उसी रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता था, उसी की वजह से इस आर्टिकल को हाईलाइट किया गया है। ठीक है, ये सिर्फ जो ये नंबर दिया हुआ है ना, नंबर ऑफ़ जर्नलिस्ट ऑफ डेथ का, ये सिर्फ और सिर्फ ओडिशा के अंदर है। बाकी और भी अगर हम लोग स्टेट्स की बात करें तो 100 से ज़्यादा जर्नलिस्ट की जान चली गई है इस कोविड-19 की वजह से। और उनका नाम ज़रूर बताना जो अभी काफ़ी टाइम, अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ के अंदर थे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं नीचे एक आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है, इसमें बोला गया है जो एसडीआरएफ है उसको रिलीज़ कर दिया गया है, उसकी पहली इंस्टॉलमेंट को रिलीज़ कर दिया गया है। नाउ क्वेश्चन ये उठता है, ये एसडीआरएफ क्या है? तो सेंटर ने इसको तो रिलीज़ किया है। एसडीआरएफ का मतलब होता है स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। कोई डिज़ास्टर आया है तो उसके रिस्पांस में फ़ंड लगाया जाता है। उस डिज़ास्टर से उभरने के लिए, ओवरकम करने के लिए जो पैसा खर्चा जाएगा वो होगा एसडीआरएफ, स्टेट डिज़ास्टर रिस्पांस फंड। तो यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये डिज़ास्टर क्या है, डिज़ास्टर है कोविड-19 का सेकेंड वेव, जिसने थाउजेंड्स ऑफ लोगों की जान ले चुका है। उसी के लिए वजह से हम लोग जो है यहाँ पर ये एसडीआरएफ को रिलीज़ करा गया है। तो जो यूनियन होम मिनिस्ट्री है इन्होंने अपने स्टेटमेंट में बोला 8,873.6 करोड़ रुपए यहाँ पर रिलीज़ करे गए हैं एक एनुअल एक्सरसाइज के लिए। पूरे साल के लिए यहाँ पर इतना इसको रिलीज़ करा गया है। और यहाँ पर आप लोग देख पाओगे अलग अलग स्टेट्स में इतना यहाँ पे अमाउंट इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ क्वेश्चन ये है कि एसडीआरएफ क्या है। यहाँ पे आप देख पाओगे एक इमीडिएट रिलीफ है, यानी कि आपके लिए सबसे पहली बात यहाँ पे राहत की चीज़ है। ये एक तरीके से काफ़ी अमाउंट फंड प्रोवाइड करवाया जाएगा, तो हम लोग बहुत सारी सिचुएशन से लड़ पाएंगे। ठीक है, इनफैक्ट पैसा थोड़ा बहुत चीज़ों को तो यहाँ पे कवर कर ही सकता है।
नाउ एसडीआरएफ की अगर हम बात करें तो एक प्राइमरी फंड है जो कि अवेलेबल होता है स्टेट गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। राज्य सरकार के पास ये फंड अवेलेबल होगा और यहाँ पर इसी फंड के थ्रू यहाँ पे जो भी खर्चा होना है और उस खर्चे को किया जाएगा, ताकि जो है जो भी विक्टिम्स हैं उनको एक इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड करवाया जाए, ताकि वो अपनी इस सिचुएशन से लड़ सकें। ओके, यहाँ पे आपको ध्यान देना है एसडीआरएफ क्या है, यहाँ पे हमने उसको कवर किया और जो है इसी को रिलीज़ किया गया है किस चीज़ से लड़ने के लिए, कोविड-19 के सेकंड वेव से। नेक्स्ट आर्टिकल, एक और इम्पॉर्टेंट आर्टिकल यहाँ पे बात करी गई है, यूएस ने क्लियर कर दिया है, यूएस बेच रहा है 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट इंडिया को। तो यहाँ पे इसी एयरक्राफ्ट का थंबनेल भी आप लोग देख पाओगे और उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट ने फ्राइडे में इस चीज़ को अप्रूव किया है कि ये लोग बेचेंगे 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट और साथ ही साथ कुछ इक्विपमेंट्स भी होंगे इस एयरक्राफ्ट से रिलेटेड, उन सबको यहाँ पर बेचा जाएगा इंडिया को। और ये जो डील हुई है ये हुई है लगभग $2.42 बिलियन की, उसके बारे में भी ये चीज़ मेंशन करी गई है। और साथ ही साथ यहाँ पे बताया गया नवंबर 2019 में जो डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल है, जिसको हम लोग DAC भी बोलते हैं, जिसको चेयर कौन करते हैं, हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, इन्होंने अप्रूव किया था कि हम लोग खरीदेंगे, ठीक है, क्या जो एयरक्राफ्ट हैं जो कि मैन्युफैक्चर करे गए हैं बोइंग के द्वारा, ठीक है। तो ये नवंबर 2019 में इस चीज़ के बारे में अप्रूव कर लिया गया था। नाउ अभी क्या है, जो हमारी सरकार है, भारत सरकार ने रिक्वेस्ट करा है ये 6 P-8I पेट्रोल एयरक्राफ्ट को खरीदेंगे, साथ ही साथ 8 मल्टी फंक्शनल इंफॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जॉइंट टैक्टिकल रेडियो सिस्टम को खरीदने वाले हैं। और भी यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि 42AN AAR-54 मिसाइल वार्निंग सेंसर्स, और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे आप देख पाओगे। सभी चीज़ का नाम बताया गया है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट एक चीज़ जो मोटी मोटी चीज़ यहाँ पे एक एयरक्राफ्ट है P-8I एयरक्राफ्ट, वो लिया जा रहा है, उसके बारे में आपको ध्यान रखना है, देख पाओगे। और भी बहुत सारा रिलेटेड टू द इक्विपमेंट्स है जैसे कि टैक्टिकल ओपन मिशन सॉफ्टवेयर वेरिएंट, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम लोग परचेज कर रहे हैं फ्रॉम US। ओके, उसके साथ जो P-8I एयरक्राफ्ट है अगर हम बात करें, ये किसके ऊपर बेस्ड है, ये बेस्ड है बोइंग 737 कमर्शियल एयरक्राफ्ट के ऊपर बेस्ड है। और इंडिया पहला इंटरनेशनल कस्टमर बना था इस एयरक्राफ्ट का, इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है, इंडिया ने सबसे पहले इसको खरीदा है। नाउ यहाँ पर और तो कुछ नहीं है इसके अंदर इम्पोर्टेंट, ये जो भी इम्पोर्टेंट था वो हमने कवर कर ही लिया। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ इस तरीके से ओपोजिशन टाइप्स के आर्टिकल्स देखने को मिल जाएंगे कि मोदी गवर्नमेंट फेल हो चुकी है पैंडमिक से लड़ने के लिए, इस टाइप के आर्टिकल हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी नहीं होते हैं। नाउ पेज नंबर 7 पर देखोगे तो ये भी आर्टिकल हमारे लिए इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाएगा। यहाँ पे बताया गया है कि बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो कि हमारी लगातार हेल्प कर रही हैं इस बुरे सिचुएशन में, और बहुत सारे मेडिकल सपोर्ट मिला है, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, मेडिकल सप्लाईज, वैक्सीन्स, पीपी इक्विपमेंट्स, किट्स, सभी चीज़ें हम लोग को प्रोवाइड करवा रही हैं ढेर सारी अलग अलग कंट्रीज़, उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख पाओगे जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, उन्होंने रिसीव करा यहाँ पे सपोर्ट रिसीव करा, कहाँ कहाँ सर, सबसे पहले नॉर्वेगियन, स्पेनिश काउंटर पार्ट्स, और भी बहुत सारी कंट्रीज़, US ने अपनी मदद भेजी है। US ने नेशनल एयरलाइंस बोइंग 747-400 कार्गो एयरक्राफ्ट भेजा दिल्ली के अंदर बहुत सारे सामान के साथ। US आप कह सकते हो US ने इंडिया को लगभग 100 टन्स ऑफ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स दिए, ऑक्सीजन सिलेंडर्स, मेडिसिन, और भी बहुत सारे कोविड-19 रिलेटेड मेडिकल प्रोडक्ट्स भिजवाए हैं। और 6 से 7 फ्लाइट जो है वो आने वाले कुछ दिन के अंदर यहाँ पे इंडिया के अंदर आने वाली हैं, ठीक है। उसमें भी काफ़ी सारा सामान आएगा ताकि हम लोगों को हेल्प मिल सके। उसके बाद जो फ्रेंच एम्बेसडर हैं इमैनुअल लेनैन, इन्होंने भी बोला कि ये 28 टन जो है मेडिकल इक्विपमेंट्स के ये भेजेंगे जल्द से जल्द इंडिया को, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे थाईलैंड अपना सपोर्ट अलग से दिखा रहा है, थाईलैंड ने भी आप कह सकते हो कार्गो वगैरह थाईलैंड से आया है इंडिया के अंदर, जिसमें कि यहाँ पर ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हैं जो कि सबसे ज़्यादा मेन है। उसके बाद थाईलैंड के बाद और भी बहुत सारी कंट्रीज़ का यहाँ पे नाम लिया गया है जैसे कि सिंगापुर ने भी हमें क्रायोजेनिक ऑक्सीजन कंटेनर्स भेजे हैं जिससे कि हम लोग ऑक्सीजन को सप्लाई कर सकते हैं। और यूनाइटेड किंगडम भी हमारी हेल्प कर ही रहा है, यूनाइटेड किंगडम ने भी बहुत सारा सामान भेजा है हम लोगों को। इस तरीके की बहुत सारी कंट्रीज़ हम लोग की हेल्प कर रही हैं, हम लोग को सामान प्रोवाइड करवा रही हैं ताकि हम कोविड-19 से आज के टाइम पर लड़ सकें। उसके बाद यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन क्या है, जो भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हैं हमारे, उन पर जो GST लगाई जाती थी, अब उस GST को कम कर दिया गया है। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने
जो फिनेंस मिनिस्ट्री हैं और फिनेंस मिनिस्टर हैं कौन है, निर्मला सीतारमन जी, इन्होंने रिड्यूस करा लगभग जो रेट है, पहले 28% तक जीएसटी लगाई जाती थी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स पर, ना अब उस पर सॉरी, अब यहाँ पर उसे कम करके 12% कर दिया गया है। इससे भी बहुत बड़ी हेल्प मिलेगी, चीज़ सस्ती होगी। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे जो जीएसटी लगाई जाती थी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ठीक है सॉरी, एक सेकेंड गाइस, उसको कम कर दिया गया है, ऐसा यहाँ पे हमारी फिनेंस मिनिस्ट्री ने बताया है। सैटरडे नाइट में इसको कम किया गया। उसके बाद यहाँ पर एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, इसके अंदर बताया गया है लगभग 15 ऑक्सीजन कंसनट्रेटर्स हम लोग थाईलैंड से हम लोगों ने लिए हैं। थाईलैंड ने हम लोगों को भेजे हैं ताकि हम लोग कोविड-19 सिचुएशन को टैकल कर पाएँ। और देखो ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था कि कुछ ना कुछ तो हेल्प मिले अलग तरीके से। ये कुछ अलग करा गया है और ये भी काफ़ी हेल्पफुल साबित होने वाला है आने वाले टाइम पे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आरजेडी के एमपी हैं, फॉर्मर आरजेडी एमपी शाहबुद्दीन, इनकी डेथ हुई है, उसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ के अंदर है। चलो आगे हम लोग अब यहाँ पे आते हैं पेज नंबर 8 के ऊपर। पेज नंबर 8 पर यहाँ पर एक आर्टिकल है, ये आप देख पाओगे। यूएस ने अपना जो भी ट्रैवल वगैरह है उसके ऊपर अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए हैं ताकि इंडिया के साथ ट्रैवलिंग वगैरह ना हो, क्योंकि इंडिया के अंदर जो वायरस है, जो इंडिया के अंदर आज के टाइम पर जैसी सिचुएशन चल रही है वैसी सिचुएशन किसी कंट्री के अंदर ना हो, यूएस के अंदर ना हो जाए। उस चीज़ को देखते हुए यहाँ पे यूएस ने बैन कर दिया है ट्रैवल में, ठीक है। उस चीज़ को लेकर यहाँ पे बताया गया। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये भी है कि हर 30 दिन के अंदर इस ट्रैवलिंग को रिव्यू करा जाएगा, देखा जाएगा किसको आना है किसको नहीं जाना है, कौन कौन से रिस्ट्रिक्शंस हटाए जाएंगे। उसके बाद सेम चीज़ ऑस्ट्रेलिया ने भी करा है। ऑस्ट्रेलिया ने भी इम्पोज कर दिया है ट्रैवल बैन, यानी कि ट्रैवलिंग पे बैन लगा दिया गया है। इनफैक्ट अपने खुद के सिटीजन्स के ऊपर भी ऑस्ट्रेलिया ने बैन लगाया है। और अगर कोई इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है तो 5 साल की जेल है और लगभग 66,000 का ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का फ़ाइन भी है अगर यहाँ पर ये चीज़ें फॉलो अप नहीं होती हैं। तो जो ऑस्ट्रेलियन सिटीज़न है ये अगर चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं तो इनको 66,000 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स का आप कह सकते हो कि फ़ाइन भरना पड़ेगा या फिर जेल टर्म हो सकती है 5 साल की। और ये सब करा गया है ताकि जो ये डेडली वायरस है इसको हम लोग स्प्रेड होने से रोक सकें, इसको ऑस्ट्रेलिया अपने यहाँ स्प्रेड होने से रोक सके। और जो है जैसी सिचुएशन आज के टाइम पर देखने को मिली है इंडिया के अंदर, वैसी सिचुएशन ना देखने को मिले वहाँ पर। उसके बाद ये आर्टिकल जो कि डेली बेसिस पर देखने को मिलता है, यहाँ पर ओवरऑल केसेस के बारे में बताया गया है। इंडिया के अंदर लगभग 3.92 लाख न्यू केसेस देखने को मिले हैं इन अ सिंगल डे, और सिंगल डे एक रिकॉर्ड ये बन चुका है, मतलब एक दिन के अंदर 4 लाख के आसपास केस, ये सिचुएशन आ चुकी है। और जो डेथ है वो 3,500 को क्रॉस कर चुकी है इन अ सिंगल डे। और महाराष्ट्र में आप कह सकते हो महाराष्ट्र इसमें रिकॉर्ड करता है सबसे टॉप पर, सबसे ज़्यादा डेथ हुई है महाराष्ट्र के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, स्पुतनिक 5 वैक्सीन के बारे में बातचीत करी गई है। और 1.5 लाख डोजेस जो हैं स्पुतनिक 5 वैक्सीन के वो इंडिया के अंदर आए हैं अभी, और इसी के साथ इंडिया के पास ये 3rd वैक्सीन हो चुकी है। और अगर हम लोग बात करें इससे पहले हमारे पास खुद की इंडिजीनियसली डेवलप्ड 2 वैक्सीन है, एक है कोविशील्ड वैक्सीन, दूसरी है कोवैक्सीन, और यहाँ पे तीसरी आ चुकी है स्पुतनिक 5, जो भी आप कह सकते हो कि जो ये स्पुतनिक 5 है ये भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव वैक्सीन बताई जाती है। ये वैक्सीन रशिया के द्वारा डेवलप करी गई है, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ ये स्पुतनिक 5 का नाम किस चीज़ से रिलेटेड है ये मैं आपको हज़ारों बार पढ़ा चुका हूँ, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना स्पुतनिक 5 वर्ड ये किस चीज़ से रिलेट किया गया, इस वैक्सीन का नाम किस चीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। कोई मशीन गन है, सैटेलाइट है, क्या है, एयरक्राफ्ट है, किस चीज़ से रिलेटेड है, नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए बन जाता है। तो यहाँ पर और कुछ नहीं है, इंडिया के अंदर इसी के साथ 3rd वैक्सीन आ चुकी है, 3rd वैक्सीन के ऊपर काम किया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट आर्टिकल आप लोग देख पाओगे, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है ये प्लान कर रहा है कि ये मैन्युफैक्चर करेगा वैक्सीन्स को अब्रॉड, यानी कि बाहर दूसरी कंट्रीज़ के अंदर वैक्सीन्स को मैन्युफैक्चर किया जाएगा। ऐसा सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आदर पूनावाला ने बताया है, जिनकी पिक्चर आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नाउ SII सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया अगर हम लोग बात करें, जिसने कि यहाँ पे मैन्युफैक्चर किया है एस्ट्राजेनेका कोविड-19 वैक्सीन को, ये लोग प्लान ये कर रहे हैं कि अब वैक्सीन का प्रोडक्शन स्टार्ट किया जाए, वैक्सीन के प्रोडक्शन को और ज़्यादा बढ़ाया जाए दूसरी कंट्रीज़ के अंदर भी। अगर हम इसको करते हैं तो ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग और चीज़ों को टैकल कर पाएंगे।
और ज़्यादा अच्छी तरीके से हम लोग वैक्सीन्स को प्रोड्यूस कर पाएंगे। उसके बारे में यहाँ पर ये अनाउंसमेंट बताया गया है, और जो इसके रिगार्डिंग अनाउंसमेंट होगा वो कुछ ही दिन में यहाँ पर आ जाएगा। जैसी भी सिचुएशन होगी वो आने वाले टाइम पे हम लोगों को पता चल जाएगी, ऐसा यहाँ पर NCEO का कहना है। उसके बाद आते हैं पेज नंबर 9 के ऊपर, दैट इज़ वर्ल्ड सेक्शन। देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है, इकॉनमी से कह रहा हूँ रिलेटेड आर्टिकल। यहाँ पे आप देख पाओगे ये आर्टिकल, यहाँ पे बात करी गई है यूएस ने अपना फाइनल फेज स्टार्ट कर दिया है। अफगानिस्तान के अंदर जो 20 साल पहले अपने ट्रूप्स भेजे गए थे यूएस के द्वारा, ताकि वहाँ से अलकायदा को ख़त्म किया जाए, टेररिज्म को ख़त्म किया जाए। अब यहाँ पे आप लोग देख पाओगे सिचुएशन ये आ रही है कि जो बाइडेन ने डिसाइड किया था 1 मई से ये स्टार्ट कर देंगे यूएस के अंदर जो भी ट्रूप्स फंसे हैं यूएस के, उनको वापस से विड्रॉ करना। तो उस फेज़ को स्टार्ट कर दिया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे यूएस ने स्टार्ट कर दिया है अपना फाइनल फेज़ ऑफ अफगान पुल आउट। नाउ ये जो मिलिट्री है, मिलिट्री यहाँ पर डिसाइड आप कर सकते, यहाँ पे आप देख पाओगे जो फाइनल फेज है अमेरिका फॉरएवर वॉर का, जो लगभग 20 साल पहले ये स्टार्ट हुई थी। अब यहाँ पर इस चीज़ का विड्रॉवल हो रहा है। जो यूएस है, नेटो ट्रूप्स हैं, इनको समर के एंड तक हम लोग निकाल लेंगे अफगानिस्तान से, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। 2500 से 3500 के आसपास जो है यूएस के ट्रूप्स यहाँ पे देखने को मिलेंगे अफगानिस्तान में। 7000 नेटो सोल्जर्स भी हैं, और सितंबर तक यहाँ पर कोशिश ये रहेगी 11 सितंबर तक कि पूरी डेडलाइन हो, हम अपने सारे ट्रूप्स को विड्रॉ कर पाएँ। क्योंकि 11 सितंबर ये डेट क्यों रखी गई है, क्योंकि 2001 में 11 सितंबर को एक अटैक हुआ था जिसको 9/11 अटैक बोला जाता है। यूएस के अंदर वो अटैक हुआ था, मैंने काफ़ी बार आपको पढ़ाया भी है, जिसके पीछे यहाँ पे हाथ था अलकायदा का, इनफैक्ट ओसामा बिन लादेन का। तो फिर यहाँ पर यूएस ने उसी वजह से अलकायदा को ख़त्म करने के लिए अफ़गानिस्तान से वो अपने ट्रूप्स वगैरह भेजे थे, तो तब से वहीं पर वो ट्रूप्स फंसे पड़े हैं। अब यहाँ पर फाइनली टाइम आ चुका है कि 20 साल बाद उन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाए। तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर एक सिचुएशन बताई गई है कि अब उन ट्रूप्स को विड्रॉ किया जाएगा। सितंबर 11 इज़ द डेडलाइन ऑफ विड्रॉवल। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पर आप देख पाओगे म्यांमार के अंदर 1 फरवरी को हुआ था मिलिट्री को, यानी कि तख्ता पलट, और वहाँ पर मिलिट्री का रूल आ चुका था। जो भी डेमोक्रेसी थी या फिर डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड पॉलिटिकल पार्टी थी, उस पॉलिटिकल पार्टी को वहाँ से हटा दिया गया, और जो है अब वहाँ पर मिलिट्री अपना रूल कर रही है। अब यहाँ पर आप देख पाओगे लगभग 3 महीने हो चुके हैं इस पूरे के पूरे मिलिट्री रूल को, और म्यांमार में जो प्रोटेस्ट है वो अभी तक कंटिन्यू है, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। यहाँ पे आप देख पाओगे जो भी प्रोटेस्टर्स हैं अगेंस्ट द मिलिट्री रूल, वो म्यांमार में अभी भी आज के टाइम पर भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और लगभग 3 महीने हो चुका है, क्योंकि उन लोगों को ये मिलिट्री का रूल, मिलिट्री गवर्नमेंट नहीं चाहिए। उन लोगों का ये कहना है कि हम लोग को वापस से म्यांमार के अंदर डेमोक्रेसी चाहिए, जिसको लेकर बहुत सारी कंट्रीज़ अभी यहाँ पर ये मुद्दा उठा रही हैं। आने वाले टाइम पे हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग म्यांमार के अंदर ये सोल्यूशन लेकर आ सकते हैं। उसके बाद आता है यहाँ पर एक नेक्स्ट आर्टिकल, जो किर्गिस्तान और तजिकिस्तान है, इन्होंने दोनों ने मिलकर एग्री कर लिया है कि अब वहाँ ये लोग सीज़ फायर करेंगे, मतलब कि अब जो फायरिंग वगैरह है उसको बंद करा जाएगा। ऐसा यहाँ पर आप कह सकते हो एक डेडली क्लैश हुआ है। एक डेडली क्लैश हुआ था अभी यहाँ पर हाल ही में, आपको मालूम होगा। उस डेडली क्लैश के बाद ये सीज़ फायर के ऊपर काम किया जाएगा। सॉरी, यहाँ पे हम लोग अगर हम बात करें, एक बार मैप में देख लेते हैं अच्छे से किर्गिस्तान और तजिकिस्तान को। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे एक छोटा सा मैप है, ऊपर ये पूरा वर्ल्ड मैप दे रखा है। ये नीचे इंडिया का मैप है। इंडिया के मैप में थोड़ा सा ऊपर की साइड अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पर आपको देख पाओगे, इधर ये चाइना देखने को मिलेगा, नीचे इंडिया आ जाएगा, और फिर इधर चाइना के बराबर में इधर किर्गिस्तान देखने को मिल जाएगा, नीचे है तजिकिस्तान। ओके, तो इन दोनों की लोकेशन को देख लेना अच्छे से, क्योंकि ये दोनों न्यूज़ के अंदर आ चुके हैं। और जो है यहाँ पर आप कह सकते हो अब सीज़ फायर एग्रीमेंट किया गया है एक तरीके से, मतलब कि जो गोलीबारी हैं वो अब उनके ऊपर रोक लगाई जाएगी, उनको नहीं चलाया जाएगा। इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ आते हैं पेज नंबर 10 के ऊपर, और संडे में है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर आता है, लेकिन कुछ आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर आप देख पाओगे जो वैक्सीन शॉर्टेज है ये अफेक्ट करेगा सभी एलिजिबल ग्रुप्स को। आज के टाइम पर आप देख पाओगे, हमने ये भी बोला है 18 साल से ऊपर वाले लोगों को भी वैक्सीनेशन ये प्रोवाइड किया जाएगा। तो सभी जो ग्रुप्स हैं
उनको अफेक्ट पड़ेगा वैक्सीन के शॉर्टेज को लेकर, उसके बारे में बताया गया है कि वैक्सीन आउट ऑफ स्टॉक नहीं होनी चाहिए। उसके बारे में यहाँ पे ये सारी चीज़ें मेंशन करी गई हैं। देख पाओगे कोविड-19 से रिलेटेड 2-3 आर्टिकल हैं जो कि हमारे लिए बिल्कुल भी इम्पॉर्टेंट नहीं बनते एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर आप देख पाओगे अगेन कोरोना वायरस के बारे में बताया गया है। अलग अलग वेरिएंट्स आप देख पाओगे बहुत सारी कंट्रीज़ के अंदर, चाहे वो यूके हो, साउथ अफ्रीका हो, सभी जगह पर अलग अलग टाइप्स के वेरिएंट्स देखने को मिले हैं इस कोरोना वायरस के। उसी टाइप से इंडिया के अंदर भी अभी जो है एक देखने को मिला था वेरिएंट, उसके बाद डबल म्यूटेशन हुआ, डबल म्यूटेशन का वेरिएंट देखने को मिला। तो ऐसी यहाँ पर सिचुएशन देखने को मिल रही है। बोला गया है कौन सा वेरिएंट सबसे ज़्यादा खतरा पैदा करता है, तो उसके बारे में यहाँ पे चीज़ें मेंशन करी गई हैं। ये भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। एक आर्टिकल जो इम्पोर्टेंट बचा है, यानी कि जो हमारे एग्जाम में पूछा जा सकता है, वो है ये वाला। देखो स्पीशीज़ से रिलेटेड आर्टिकल पूछे जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो आपको स्पीशी का हमेशा की तरह एक साइंटिफिक नाम याद रखना है। इसका साइंटिफिक नाम क्या है, दूसरी चीज़ यह प्रजाति कहाँ पर देखने को मिलती है, किस चीज़ की प्रजाति है, इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। यहाँ पे बात करी गई है हर्पेडोलॉजिस्ट के बारे में। हर्पेडोलॉजिस्ट हैं एक दीपक वीरापन। इन्होंने, आप कह सकते हो कि इन्हीं के नाम पर जो है एक सांप का नाम रखा गया है, और ये नया टाइप की स्पीशी है जो कि फाउंड करी गई है, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं, ये जो हर्पेडोलॉजिस्ट हैं ये कौन होते हैं। ये जूलॉजिस्ट होते हैं जो कि पढ़ाइयाँ करते हैं, स्टडीज़ करते हैं रेप्टाइल्स के ऊपर, एम्फीबियंस के ऊपर, जैसे कि फ्रॉग, स्नेक्स हो गए, इन सभी के ऊपर जो है स्टडीज़ करते हैं ये लोग। ठीक है, तो ये लोग होते हैं हर्पेटोलॉजिस्ट। तो ये देखो स्नेक का नाम क्या है, स्नेक का नाम है ज़ाइलोफिस दीपकी। यहाँ पर स्नेक का साइंटिफिक नाम ज़रूर यहाँ पे याद रखना है, ये नाम रखा गया है। तो इन हर्पेटोलॉजिस्ट के नाम के ऊपर ही, जिनका नाम दीपक वीरापन है, इन्हीं के नाम के ऊपर ये नाम रखा गया है। ये जो स्नेक आप लोग पिक्चर में देख रहे हो, ये स्नेक है लगभग 20 सेंटीमीटर लंबा है, तो ज़्यादा लंबा है नहीं, और इसको वुड स्नेक भी बोला जाता है। और ज़्यादातर ये देखने को मिलता है, वुड स्नेक होता है ना, ये ज़्यादातर मिट्टी वगैरह में देखने को मिलता है। मिट्टी आप खोदोगे तो वहाँ पर ज़्यादातर ये स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे पहले 4 महीने, अगर हम साल 2021 की बात करें तो जो 4 महीने हैं शुरुआती, यहाँ पर अलग अलग टाइप की हमें प्रजातियाँ, अलग अलग टाइप की स्पीशीज़ देखने को मिली है। वेस्टर्न घाट्स की अगर हम बात करें तो वेस्टर्न घाट्स में नई बटरफ्लाइज देखने को मिली है, फ्रॉग भी हैं, फ्रूट फ्लाइज देखने को मिली है, फ्रेश वाटर क्रैब भी नई टाइप का स्पीशी है, प्रजाति देखने को मिली है। ये सब वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिली है। अब यहाँ पर इसके अंदर एक चीज़ और इंक्लूड कर लो, ये भी वेस्टर्न घाट्स में ही देखने को मिला है। ये एक सांप है जिसका नाम है ज़ाइलोफिस दीपकी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है, 20 सेंटीमीटर ये लंबा सांप है, और अब इसको एक एंडेमिक स्पीशीज़ का करार दे दिया गया है। ये एंडेमिक स्पीशी है तमिलनाडु की, और बहुत सारे अलग अलग लोकेशंस में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि सदर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट में भी यहाँ पर ये देखने को मिल जाता है। नाउ टीम ने सजेस्ट किया है कि जो ये दीपक है, ये वुड स्नेक है। ठीक है, यहाँ पे आप कह सकते हो इसको नाम दे दिया गया है वुड स्नेक का। और जो वुड स्नेक्स होते हैं इनके बारे में आपको ध्यान रखना है, ये हार्मलेस होते हैं, मतलब कि इनसे कोई खतरा नहीं होता। तो आपको ध्यान रखना है, वुड स्नेक आर हार्मलेस, ये हार्मलेस होते हैं बिल्कुल। जब कभी आप मिट्टी वगैरह डिगिंग करोगे, करोगे, तो वहाँ पर देखने को मिल जाते हैं ये स्नेक्स, ज़्यादातर नज़र आते हैं। और कहाँ पर ये वेस्टर्न घाट फॉरेस्ट के अंदर देखने को मिलेंगे। क्या खाते हैं, अर्थवॉर्म्स वगैरह, ये ज़्यादातर ये स्नेक खाते रहते हैं। और जो है इनके भी ये जो प्रजाति है इनके भी कुछ क्लोज रिलेटिव्स हैं, और वो क्लोज रिलेटिव्स कौन सी प्रजाति हैं, कहाँ कहाँ पर मिलती हैं, ये आपको देखना है। यानी ये जो स्नेक है इसके क्लोज रिलेटिव नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, साउथ ईस्ट एशिया में, यहाँ सभी जगह पर देखने को मिल जाएंगे, जिनको बोला जाता है आर्बोरियल। नाउ ये जो नई स्पीशी अभी मैंने आपको जिनके बारे में बताया है, ज़ाइलोफिस दीपकी, ये जो स्नेक की प्रजाति है ये देखने को मिलती है यहाँ पे ड्रायर रीजन में, जो सूखी जगह होती हैं वहाँ पर ये देखने को मिलती है, खासकर लोअर ऑल्टीट्यूड्स में। लोअर ऑल्टीट्यूड्स कहाँ के, अगस्थ्यमलाई हिल्स जो हैं वहाँ पर लोअर ऑल्टीट्यूड्स में ये स्नेक देखने को मिल जाता है। और कुछ अलग ज़ाइलोफिस हैं, वो अलग जो ज़ाइलोफिस हैं वो देखने को मिल जाती हैं कोल्डर हायर ऑल्टीट्यूड्स में, यानी जो ऊंचे तर पे जो स्थान होते हैं वहाँ पर वो देखने को मिल जाते हैं, लगभग 1700 मीटर एंड अबव। कहाँ पर, नीलगिरीज और जो है अनामलाई, तो यहाँ सभी जगह पर ये बाकी स्नेक्स देखने को मिल जाते हैं इन्हीं के प्रजाति के। तो उसके बारे में भी बताया गया है। और नई अगर हम बात करें तो ये जो नई फाइंडिंग है इसकी वजह से इंक्रीज़ हो गए हैं टोटल नंबर ऑफ करेंटली रिकॉग्नाइज्ड वुड स्नेक, यानी कि
जो वुड स्नेक की प्रजातियां हैं, अब यहाँ पर इसको मिलाकर 5 प्रजातियां हो चुकी हैं, 5 स्पीशीज़ हो चुकी हैं, बढ़ चुकी हैं। नाउ कुछ आप कह सकते हो रिपोर्ट वगैरह आई है, कुछ स्टडीज़ करी गई हैं, उसके अंदर बताया गया है बहुत कम इन्फॉर्मेशन जो अवेलेबल है। और जो भी यहाँ पे अगर हम बात करें इन स्पीशीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन बहुत कम है, जैसे कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन या फिर नेचुरल हिस्ट्री हो गई, इनका पॉपुलेशन स्टेटस, ये सारी चीज़ें हो गई, ये बहुत ही कम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं, उसके बारे में यहाँ पर ऐसा स्टडीज़ बताती हैं। तो इन चीज़ों के ऊपर अब काम किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों की अवेलेबिलिटी की जाएगी। ओके, तो ये था एक कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आप लोगों को ये भी क्लियर हो चुका है। नाउ यहाँ पे आप देख पाओगे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये बेकार हैं, हमारे काम के हैं नहीं आज के। नाउ आते हैं पेज नंबर 13 के ऊपर, दैट इज़ बिजनेस सेक्शन, और ख़त्म करते हैं अपने इस लेक्चर को एक आर्टिकल के साथ। यहाँ पे बताया गया है फ्यूल के डिमांड के बारे में। तो जैसे जैसे नए केसेस देखने को मिले हैं, उसी के बाद जो है डिमांड जो है फ्यूल की, एक तरीके से जो भी हमारा फ्यूल है उसकी डिमांड कम हुई है, उसके बारे में बताया गया है। क्योंकि बहुत सारी जगह पर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, प्रतिबंध लगाए गए हैं, उसी की वजह से जो है क्या हुआ है, डिमांड भी कम हुई है फ्यूल की। उसके बाद यहाँ पे आप देख पाओगे ऑटोमोबाइल सेक्टर के बारे में बात करी गई है। मारुति सुजुकी, हुंडई मोटर, टाटा मोटर, किया, ये इन सभी के उसमें अगर हम बात करें तो डिक्लाइन देखने को मिला है। काफ़ी हद तक सेल जो है ये कम हो चुकी है इस कोविड-19 के बीच में। और जो है यहाँ पे उसी के बारे में एक चीज़ बताई गई है कि ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ वगैरह भी हमारी आज के टाइम पर गिरती हुई नज़र आ रही है इस कोविड-19 की वजह से। तो ये थे कुछ आर्टिकल, इसी के साथ करते हैं हम लोग अपना न्यूज़पेपर एनालिसिस को समाप्त। और हाँ, मुझे याद है हमारे वेडनेसडे के एडिटोरियल रह गया है, वेडनेसडे के 2 एडिटोरियल हैं और एक कल का एडिटोरियल है। ये 3 एडिटोरियल का डिस्कशन करना है, तो मैं क्या करूँगा, कल एक एडिटोरियल इंक्लूड कर दूंगा, परसों एक कर दूंगा और तरसों एक कर दूंगा। तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे में हम लोग इस तरीके से ख़त्म कर देंगे चीज़ों को। ओके, जो भी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होगा वो मैं कवर कर लूँगा, मैंने एडिटोरियल की कटिंग करके रख रखी है, उसका आराम से कभी उस टाइप का एडिटोरियल आएगा तो उसको मैं दोबारा लिंक करके बता दूंगा। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग यहाँ पर चीज़ों को छोड़ रहे हो, तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ रहे हो, मुझे पता है आप अपना सीरियस हो गया, बहुत सारे लोग सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मेरी कोशिश भी ये रहेगी कि मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड करवाऊँ, क्वालिटी वाली चीज़ें प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो डोंट वरी, आपको टेंशन बिल्कुल नहीं रहनी है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। और कल से मैं डेली करंट अफेयर का वीडियो भी अपलोड करना चालू करने वाला हूँ। तो कल से हम लोग वापस से अपने ट्रैक पर आएंगे। तो मिलते हैं कल, आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।